ये घटना है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक उस समय की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भव्य शिप अपनी पहली यात्रा के लिए निकला था। यह शिप इंग्लैंड के साउथहैम्पटन पोर्ट से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। इसमें हर वर्ग के लोग सवार थे, मशहूर बिजनेसमैन, एक्टर्स और साथ ही पैसेंजर्स जो अमेरिका में एक बेहतर जीवन की तलाश में जा रहे थे। इस शिप की कैप्टनसी कर रहे थे सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स, आम जनता और मीडिया में इस शिप को लेकर काफी एक्साइटमेंट था। यह सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा शिप ही नहीं था, लगभग 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा, बल्कि इसकी भव्यता और फैसिलिटीज किसी को भी हैरान कर सकती थी। उस समय इस शिप को बनाने में $75 लाख का खर्च आया था, जो आज की महंगाई के हिसाब से $400 मिलियन से भी ज्यादा होगा। इसके अंदर की डेकोरेशन और फैसिलिटीज किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देती थी। स्टेन ग्लास विंडोज, नक्काशीदार लकड़ी की दीवारें, 2 ग्रैंड स्टेयरकेसेस, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वॉश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप्स और लाइब्रेरी भी। इसके सेफ्टी फीचर्स इतने एडवांस माने जाते थे कि इसे अनसिंकेबल शिप कहा गया। व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने इसे बनाया था। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने तो पब्लिकली दावा किया था यह शिप कभी नहीं डूबेगा। लेकिन पहली यात्रा पर रवाना होने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को बर्फ की पहली चेतावनी मिली। अटलांटिक ओशन, जिसे पार कर शिप अमेरिका की ओर बढ़ रहा था, आइसबर्ग से भरा हुआ था। ऐसी चेतावनियां समुद्री यात्राओं में आम होती है। शिप्स एक दूसरे को रेडियो द्वारा सतर्क करते रहते हैं। टाइटैनिक ने इन चेतावनियों के बाद 2 बार अपना रास्ता बदला, लेकिन स्पीड कम नहीं की। ये 21.5 नॉट्स, करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता रहा। 14 अप्रैल 1912 को 7 और भी बर्फ की चेतावनियां मिली, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनकी टीम ने इन्हें अनदेखा कर दिया। रात होते होते ठंड और गहराने लगी। उस रात चांद नहीं निकला था, जिससे अंधेरा और विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। शिप पर एक क्रोस नेस्ट होता है, जहां एक व्यक्ति बैठकर रास्ता देखता है। उस रात 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट वहां बैठे थे। तभी उन्होंने देखा एक विशाल आइसबर्ग सामने था। उन्होंने तुरंत घंटी बजाई, फिर फोन से ब्रिज पर अलर्ट भेजा। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने तुरंत शिप को बाई ओर मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 11:40 पर टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकरा गया। यह आइसबर्ग छोटा नहीं था, 200 बाय 400 फीट का, यानी एक फुटबॉल मैदान जितना लंबा, और इसकी ऊंचाई तकरीबन क्रोज नेस्ट जितनी थी। साइंटिस्ट्स के मुताबिक इसका वजन 15 लाख टन था। शिप का दाहिना हिस्सा, स्पेसिफिकली बो के पास का दाहिना हिस्सा, आइसबर्ग से टकराया। लगभग 10 सेकंड तक शिप उससे रगड़ खाता रहा, जिससे इसकी बाहरी दीवारों में छेद हो गए। क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ भी धातु को चीर सकती है? यह कोई मामूली फ्रिज की जमी हुई बर्फ नहीं थी, बल्कि एक विशाल बर्फीला पहाड़, जिसका वेट किसी पेड़ से टकराकर कार के मुड़ जाने जैसा नुकसान कर सकता है। कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज तुरंत पहुंचे। जांच के बाद वे चौंक गए, शिप डूबेगा। वो शिप जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया था। इसका कारण थे उसके 2 मुख्य सेफ्टी फीचर, फर्स्ट डबल बॉटम हल एंड सेकंड सोलो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। यदि सिर्फ 4 डिब्बे पानी से भरते तब भी शिप चलता रहता, लेकिन इस टक्कर में 6 डिब्बों में पानी भर गया। इसका मतलब था अब टाइटैनिक डूबेगा। रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का आदेश दिया। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एसओएस सिग्नल भेजने लगे। रात के 12:20 एक शिप, आरएमएस कार्पेथिया, ने यह सिग्नल पकड़ा। उसने जवाब दिया और टाइटैनिक की ओर निकल पड़ा, लेकिन वो शिप 107 किलोमीटर दूर था। उसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लगते। टाइटैनिक के पास इतना समय नहीं था। फ्लेयर्स और रॉकेट्स हवा में छोड़े गए ताकि कोई शिप देख सके, लेकिन कार्पेथिया के अलावा किसी ने जवाब नहीं दिया। कैप्टन स्मिथ ने यात्रियों को लाइफ बोट्स में उतारने का आदेश दिया। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन अधिकतर यात्री डरे नहीं। उन्हें लगा शिप कभी डूब ही नहीं सकता। इसी कारण पहली लाइफ बोट, जिसमें 65 लोगों की क्षमता थी, सिर्फ 28 लोगों के साथ उतारी गई। समय बीतता गया, पानी भरता गया, शिप झुकता गया। रात 1 बजे शिप का आगे का हिस्सा पानी में डूब गया। पीछे के प्रोपेलर्स हवा में आ गए। अब हड़कंप मच गया। लोगों ने जबरन लाइफ बोट्स में बैठने की कोशिश की, लेकिन लाइफ बोट्स की संख्या सिर्फ 20 थी और शिप में थे 2200 लोग।
लाइफ बोट्स में सिर्फ 1200 ही समा सकते थे। रात के 2:05 आखिरी लाइफ बोट भी उतार दी गई। अब भी 1500 लोग शिप पर फंसे थे। कुछ ने किस्मत को स्वीकार कर लिया, कुछ अंतिम समय तक संघर्ष करते रहे। रात के 2:20 प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शिप 2 हिस्सों में टूट गया और डूब गया। महज 3 घंटे से भी कम में अनसिंकेबल शिप डूब चुका था। 1500 लोग या तो डूब गए या बर्फ जैसे पानी में गिरकर हाइपोथर्मिया से मर गए। पानी का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस, जिसमें गिरते ही कुछ ही मिनटों में जान चली जाती है। कहा जाता है कि कैप्टन स्मिथ ने आखिरी टाइम तक शिप नहीं छोड़ा। कुछ कहते हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आरएमएस कार्पेथिया जब सुबह सुबह के 4 बजे के बीच पहुंचा तो सिर्फ बच गए कुछ लोग और तैरती लाशें मिली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस रात टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एक और शिप था, SS कैलिफोर्नियन। इसने 11 बजे आखिरी बर्फ की चेतावनी दी थी, लेकिन रात के 11:15 बजे पर उसका रेडियो ऑपरेटर सोने चला गया और रेडियो बंद कर दिया। टाइटैनिक के यात्री दूर से उस शिप को देख सकते थे, लेकिन जब टाइटैनिक से फ्लेयर्स छोड़े गए, कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने कहा, ये कोई पार्टी कर रहे होंगे, डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है। अगर उस रात कैलिफोर्नियन शिप ने समय रहते चेतावनी ली होती तो सैकड़ों जिंदगियां बच सकती थी। दूसरे दिन रेडियो ऑन करने पर उन्हें टाइटैनिक की SOS कॉल मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दुर्घटना की जांच में कैप्टन लॉर्ड को दोषी ठहराया गया, लेकिन पूरी गलती उनकी नहीं थी। लाइफ बोट्स कम थी क्योंकि कंपनी को लगता था कि शिप नहीं डूबेगा। कैप्टन स्मिथ ने कोई सुरक्षा ड्रिल भी नहीं करवाई। और सबसे बड़ी गलती, जब आइसबर्ग चेतावनी दी गई तब स्टीयरिंग करने वाले रॉबर्ट हिचेंस ने घबराहट में जहाज को गलत दिशा में मोड़ दिया। कहा जाता है कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस ने कैप्टन पर दबाव डाला था कि शिप 6 दिनों में यात्रा पूरी करे ताकि रिकॉर्ड बने। 14 अप्रैल को जब कैप्टन स्मिथ ने चेतावनी दिखाकर कहा कि स्पीड कम करनी चाहिए, तब जोसेफ ने वो कागज जेब में डाल लिया ताकि कोई और न पढ़े। इस एक हादसे ने शिप इंडस्ट्री को बदल दिया। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना की गई ताकि समुद्र में आने वाले शिप्स को उनके रास्ते में आने वाले आइसबर्ग्स के बारे में समय रहते चेतावनी दी जा सके। इसके बाद एक संधि, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सोलास, पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें शिप्स की सुरक्षा से संबंधित नए मानक तय किए गए। एक महत्वपूर्ण नियम यह था कि हर जहाज पर सभी पैसेंजर्स के लिए सफिशिएंट लाइफ बोट्स होना अनिवार्य होगा। जब टाइटैनिक डूबा था तब उसके मलबे को ढूंढने में 70 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। सितंबर 1985 में अमेरिकन ओशनोग्राफर रॉबर्ट बैलार्ड एंड फ्रेंच ओशनोग्राफर ने मिलकर समुद्र की गहराई में टाइटैनिक के अवशेषों की खोज की। यह मलबा 3.8 किलोमीटर गहराई में पाया गया और शिप के 2 टुकड़े करीब 600 मीटर की दूरी पर मिले। आज वर्षों बाद समुद्र में पड़ा यह शिप नेचुरल कंडीशंस की वजह से गलने लगा है। जो जहाज कभी भव्यता का प्रतीक था, अब उसके केवल जंग लगे अवशेष बचे हैं। बैक्टीरिया और अन्य जीवाणु इसके धातु ढांचे को धीरे धीरे खा रहे हैं और अनुमान है कि 2030 तक यह पूरी तरह से समुद्र में नष्ट हो जाएगा। 110 साल बीत जाने के बाद भी टाइटैनिक को लेकर लोगों की रुचि और आकर्षण बरकरार है। 2012 में ऑस्ट्रेलियन बिलियनेयर क्लाइव पाल्मर ने घोषणा की कि वे टाइटैनिक 2 नामक एक नई शिप बनाएंगे जो मूल टाइटैनिक की हूबहू नकल होगी। उन्होंने यहां तक कहा कि यह शिप उसी रास्ते पर ट्रैवल करेगा जिस पर टाइटैनिक ने की थी। शिप के हर हिस्से को वैसा ही बनाने की योजना थी जैसा मूल में था। इस परियोजना को 2016 तक पूरा किया जाना था, लेकिन 2022 तक ये अब भी अधूरी रही, कई देरी के कारण। कहा जाता है कि लोग इस प्रोजेक्ट में अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि अगर एक बिल्कुल वैसा ही शिप बनाया गया तो उसमें टीवी या वाईफाई जैसी आधुनिक सुविधाएं नहीं होंगी और शायद ही कोई उसमें ट्रैवल करना चाहेगा। आयरनी देखिए, जो अनसिंकेबल टाइटैनिक 2 था वो शायद पानी में उतरे बिना ही डूब चुका है। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, मिस्ट्री हो या फिर कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस।